भारतीय जनता पार्टी पर या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो आलोचना की जाती है, उसमें अगर आलोचना को तर्क कहीं से लिया जाता है, उनकी विचारधारा की आलोचना का, तो उसमें अंबेडकर के दिए हुए तर्क सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, गांधी के अलावा। और इस वजह से झुंझलाहट है कि उन तर्कों का हम क्या करें। एक जो भारी शोर पैदा किया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, आरएसएस के द्वारा, उस शोर से हम आतंकित हो गए। हमें ऐसा लगता है कि अगर हम भी जोर जोर से नहीं चीखेंगे तो हमारी आवाज नहीं सुनाई पड़ रही। तो हम जिस भाषा का और जिस शैली का अनुसरण कर रहे हैं, वह भाषा और शैली भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है। सबसे बड़ा नुकसान तो हमारा यह हुआ है। उसको आप सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं, बाकी जगह भी देख सकते हैं, और आप विपक्षी दलों के नेताओं के भाषणों में भी देख सकते हैं। हिंदू समाज में बहुत ज्यादा लोग ये मानने लगे हैं कि पीट पीट कर अगर लोगों को, मुसलमानों को मारा जा रहा है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर मुसलमान के घर आप जबरदस्ती घुस के उसका फ्रिज देख रहे हैं, तो यह आपका अधिकार है। इसका मतलब आप समझ ही खो बैठे हैं। जब आप संसद में बात कर रहे हैं तो जनता उसको सुन रही है, आप जनता से बात कर रहे हैं, आप एक दूसरे को से तुर्की बतुर्की बात नहीं कर रहे हैं। यह, मुझे इस बात का अफसोस है कि विपक्ष ने इस जिम्मेदारी को नहीं समझा। नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार। संसद में संविधान पर चर्चा चल रही है। चर्चा क्या चल रही है? कोई भी अपने नागरिक बोध से अगर ईमानदारी से देख रहा होगा तो यही कहेगा कि 140 करोड़ के लोगों के प्रतिनिधित्व करने वाले किस तरह की बहस संसद में संविधान पर कर रहे हैं। अमित शाह ने तो यहां तक कह दिया कि अब यह फैशन बन गया है, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। इससे अच्छा लोग भगवान का नाम लेते तो 7 जन्म के लिए स्वर्ग उनका फिक्स हो जाता। तो चलिए, संसद में जो संविधान पर बहस चल रही है उसी पर बातचीत करते हैं। और आज हमारे साथ हैं राजनीतिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, चिंतक अपूर्वानंद। तो इन्हीं से बातचीत की शुरुआत करते हैं। तो सर, फैशन हो गया है कि लोग अंबेडकर 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 की बात कर रहे हैं। तो इस बात पर क्या अपमानजनक है? क्योंकि हम यह भी देखते हैं कि कुछ लोग हमारे समाज में ये बात बार बार कहते हैं कि लोग अंबेडकर अंबेडकर कहते हैं, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अंबेडकर के विचार को नहीं मानती है। और साथ में यह भी देखें कि अंबेडकर को हमारे समाज में देवता तुल्य भी माना जाता है, एक वर्ग मानता है। तो यहां पर अपमानजनक क्या है? क्या उन्होंने जो स्वर्ग की बात कह दी, या अंबेडकर को लेकर के जो उन्होंने फैशन वाली बात कही, और या और क्या अपमानजनक है इसमें? मैं अपमान की बात तो नहीं जानता, लेकिन वह जो टिप्पणी थी उसमें एक एक तो झुंझलाहट थी, और दूसरे एक अहंकार का भाव था और तिरस्कार का भाव था। गृह मंत्री ने यह कहा कि जितनी बार अंबेडकर का नाम लेते हैं, अगर ईश्वर का नाम लेते तो 7 बार स्वर्ग मिल जाता। तो इसका मतलब ये है कि अंबेडकर का उतनी बार नाम लेने से कोई स्वर्ग जैसा लाभ नहीं मिलने वाला है ना। यह जो आप अंबेडकर की रट लगा रहे हैं, उसकी जगह ईश्वर का ही नाम लीजिए तो कुछ तो हो जाएगा, इस लोक में नहीं परलोक में होगा। तो उसमें एक स्पष्ट अहंकार और तिरस्कार दिख रहा था, लेकिन उसके पहले एक झुंझलाहट से दिख रही थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पर या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो आलोचना की जाती है, उसमें अगर आलोचना को तर्क कहीं से लिया जाता है, उनकी विचारधारा की आलोचना का, तो उसमें अंबेडकर के दिए हुए तर्क सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, गांधी के अलावा। और इस वजह से झुंझलाहट है कि उन तर्कों का हम क्या करें, है ना। अ, उन उन जो तर्क अंबेडकर के नाम पर दिए जा रहे हैं, तो वह झुंझलाहट उस बात की है। और एक अहंकार इस बात का भी है कि हमने शायद पिछले 10 सालों में निपट लिया है इस मामले से, तो अब हम जैसे चाहे बोल सकते हैं। दोनों ही चीजें हैं, और दोनों चीजें उसमें झलक रही थी। तो मसला अपमान का नहीं है। और अगर फैशन की ही बात करें, तो सबसे ज्यादा पिछले 10 साल में नाम भारतीय जनता पार्टी ने लिया है अंबेडकर का। उन्होंने ही कहा कि हमने सबसे ज्यादा स्मारक बनाए हैं।
लेकिन स्मारक का अर्थ क्या है? क्योंकि अंबेडकर ने कहा था कि हमें सामाजिक जनतंत्र की आवश्यकता है ना। राजनीतिक जनतंत्र आ गया है, सामाजिक जनतंत्र की आवश्यकता है। उस मामले में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की राय क्या है, इससे हम सारे लोग परिचित हैं। तो वह जो टिप्पणी थी, अ, उस वह टिप्पणी बहुत ही साफ थी और उस टिप्पणी का आशय भी सबको पहुंच गया। जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं उनको भी मिल गया, और जो उनके समर्थक नहीं हैं उनको भी मिल गया। जो अंबेडकर के विचार है, वह विचार जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है और जो उसका अस्तित्व है, उसके खिलाफ कैसे खड़े हैं? यह बात दोहराने लायक भी, अगर आप इसे बता पाए। देखिए, मैं आज सुबह यही सोच रहा था कि आखिरकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी तो खुद को आईने में देखते होंगे, और कभी तो ये सोचते होंगे कि यह जो हम बाहर बोलते हैं और जो हम खुद अपने दिल में सोचते हैं, उसमें एक बहुत बड़ी खाई है। उस खाई के बारे में वे सोचते होंगे। मैं दो बातें कहना चाहता हूं। जैसे आप इंटरव्यू कर सकते हैं, आप चर्चा कर सकते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में की शाखाओं में शामिल होने वाले किसी भी व्यक्ति से आप ये पूछिए, और आप ये एक तरह पूरे भारत में आप पूछिए उनसे कि गांधी के बारे में वास्तव में उनका क्या विचार है। तो आपको वो बतलाएंगे कि वे गांधी को अच्छा आदमी नहीं मानते, मानते हैं कि गांधी ने हिंदुओं को कापुरुष बना दिया, उनसे पौरुष छीन लिया, भारत का बंटवारा करवा दिया, वगैरह वगैरह वगैरह, वे बतलाएंगे। लेकिन गांधी तो शाखा में प्रातः स्मरणीय भी हैं, उन प्रातः स्मरणीयों की सूची में वे शामिल हैं। उसी प्रकार अंबेडकर का विचार क्या था? अंबेडकर का विचार सामाजिक बराबरी का विचार था, ऊंच नीच के भेदभाव को समाप्त करने का था। वह समरसता का नहीं था, समानता का था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए समरसता शब्द बहुत प्रिय है, लेकिन समरसता में एक समरस समाज कौन सा है? अब आपने कुछ वर्ष पहले यह पढ़ा होगा कि गुजरात में इन्होंने एक घोषणा की थी कि जो बिना चुनाव के, जो पंचायत चुनाव कर लेगी, यानी बिना प्रतियोगिता के, उसको समरस पंचायत का दर्जा दिया जाएगा और उसको ज्यादा अनुदान दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि ये कह रहे हैं कि नहीं, समाज में किसी भी प्रकार की सामाजिक प्रतियोगिता है नहीं, है ना। और जो अलग अलग जातियां बनी हुई हैं वो दरअसल एक व्यवस्था है, और हर कोई अगर अपना काम ठीक से करे तो समरसता बनी रहेगी, समाज में समरसता बनी रहेगी। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विचार है। लेकिन अंबेडकर इसके विरुद्ध समानता की मांग करते हैं, और वे इस विभेद को समाप्त करने की मांग करते हैं। वे जाति के उच्छेद की बात करते हैं। तो ये सीधा प्रश्न किया जा सकता है कि जाति के उच्छेद पर आपकी राय क्या है, और जातिगत भेदभाव को समाप्त करने पर आपकी राय क्या है? और इसका अगर ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग उत्तर दें तो उत्तर स्पष्ट है। तो एक प्रकार के पाखंड में वे खुद जी रहे हैं। उनका ख्याल यह है कि ऐसा करके वो बाहर की दुनिया को धोखा दे पाएंगे। बाहर की दुनिया को धोखा दे सकते हैं, लेकिन खुद उनका अपने आप को वो कैसे धोखा दे सकते हैं? कर का वह उदाहरण बहुत ज्यादा प्रचलित है कि भारत अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो उससे बड़ी विपदा कुछ हो नहीं सकती। यानी भारत राष्ट्र के लिए, भारत के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक बात होगी उसका हिंदू राष्ट्र में बदल जाना। और और इसीलिए उसके साथ ही उन्होंने कहा था कि मैं हिंदू पैदा हुआ हूं, हिंदू मरूंगा नहीं। तो उनकी दृष्टि में, हम उनसे सहमत हों असहमत हों, उनकी दृष्टि में हिंदू धर्म में ही यह चीज अंतर्निहित है कि वह असमानता को खत्म नहीं होने देगा। है कि अंबेडकर के विचार या संविधान के विचार, जो मौलिक विचार निकलते हैं, मूलभूत जो उसका बुनियाद है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाता है। मगर फिर भी वो इतने आत्मविश्वास के साथ जिस तरीके से संविधान के बारे में अपनी निष्ठा जताते हुए बोलती है, तो ये जो उसको आत्मविश्वास मिल रहा है, कहां से मिल रहा है? और ये आत्मविश्वास उसको अगर मिल भी रहा है तो वो क्यों मिल रहा है? उसको ऐसा क्यों लगता है कि
उसकी बातों को जनता वैसे ही स्वीकार करेगी जैसे वो कह रही है। देखिए, इसमें एक बात बहुत स्पष्ट है कि भारतीय समाज में हिंदुओं की बहुतायत है, और हिंदुओं में बड़ा तबका जो सवर्ण हिंदुओं का तबका है, या तथाकथित उच्च जाति के हिंदुओं का तबका है, वह तबका जाति को मानता है ना। वह सुविधाजनक ढंग से अलग अलग जगह जाति के साथ अलग अलग प्रकार का व्यवहार करता है, लेकिन जातिगत विभाजन में हिंदू समाज की पूर्ण आस्था है, और ये नीचे तक है। दलितों में भी जाति को लेकर एक आस्था है। तो दलित एक राजनीतिक श्रेणी अवश्य है, लेकिन जैसा अभी सर्वोच्च न्यायालय का वह जो फैसला था अ, उपवर्गीकरण वाला, उस समय जो बहस हुई उसमें बहुत स्पष्ट हुआ कि मसला असल जाति का है। तो जाति में सारे हिंदू विश्वास करते हैं, और जाति में विश्वास करते हैं तो जाति क्या है? जाति दरअसल ऊंच नीच का एक क्रम है, एक पारस्परिक रिश्ता है जिसमें एक ऊंचा है एक नीचा है। ये तो बहुत साफ है, बराबर तो है नहीं ना। ब्राह्मणों में भी जो उपजातियां हैं वे तो एक दूसरे के बराबर नहीं मानी जाती हैं। कोई खुद को श्रेष्ठ मानता है, कोई और दूसरे को हीन मानता है। तो निचली जाति को मानता है। श्रेष्ठता हीनता में सबका विश्वास है। हम्म। ठीक। इस लेकिन दूसरी तरफ अब यह संविधान है, जो संविधान सामने आ गया है, और संविधान में समानता की बात की गई है, बाकी अधिकारों की बात की गई है, और यह शोभनीय नहीं लगता है कि आप उससे इनकार करें। उससे इनकार करना सामाजिक रूप से शोभनीय नहीं है। तो आप यह कर सकते हैं कि अ, वचन में आप उसको मान्यता दें, है ना। जो हम कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा, तो ठीक है। वाचा में आप उसको मान्यता दें, लेकिन ना तो मन और ना हम्म। कर्म, दोनों में आप उसका पालन ना करें। यह आप कर सकते हैं, क्योंकि यही यह बहुत ही अशोभनीय हो जाएगा आज की दुनिया में। यह कहना कि मैं समानता के सिद्धांत को नहीं मानता, मैं भेदभाव के सिद्धांत को मानता हूं, यह बहुत ही बुरा हो जाएगा। जैसे आज की दुनिया में, मैं सिर्फ एक मिनट बात हम्म। पूरी कर लूं, जैसे आज की दुनिया में भारत के प्रधानमंत्री का यह कहना कि मैं दरअसल उस संगठन का हूं जो संगठन गांधी के सिद्धांतों में विश्वास नहीं करता है, पूरी दुनिया में अ, उसको लेकर काफी लोग सोचेंगे कि यह किस किस्म का आदमी है। तो बिल्कुल। वाचा में या सार्वजनिक रूप से गांधी पर फूलमाला चढ़ाना ही उचित है। हालांकि इससे कोई मजबूरी नहीं है कि हम गांधी की बात को माने। वही व्यवहार अंबेडकर के साथ भी किया जाता है। अब इस बात को समाज स्वीकार करता है, जैसा मैंने कहा, क्योंकि समाज इसमें विश्वास करता है, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को इस बात का गहरा आत्मविश्वास है कि उसको कोई नुकसान नहीं होगा। और वचन में झूठ भी बोला गया, खुलेआम झूठ बोला गया। तो वचन में झूठ भी बोला जा रहा है और ऐसी बातें की जा रही है जिसमें कोई मर्म नहीं होता है। यह करने का जो विश्वास आता है, इसका मतलब तो यही है कि हम सामूहिक तौर पर अपना विवेक खो चुके हैं। कुछ इस तरह का नतीजा निकलता है। बिल्कुल। सबसे बड़ी दुर्घटना जो पिछले वर्षों में हुई है, और विशेषकर पिछले 10 वर्ष में, वह यह कि हम दो चीज खो बैठे हैं, जिसको अंग्रेजी में मैं कहूंगा कि एक तरह से इस समाज का, और विशेषकर हिंदू समाज का, कॉग्निटिव डैमेज हुआ है। उसको एक बड़ा आघात लगा है, जिससे वह यथार्थ को देखते हुए भी पहचान नहीं पाता है कि यह यथार्थ है। तो यह कॉग्निटिव डैमेज है जो उसको हुआ है, और वो कॉग्निटिव डैमेज अपने आप नहीं हो गया है। वो लगातार जो उस पर हमला हो रहा है उसके दिमाग पर, चारों तरफ से गलत सूचनाओं का, गलत व्याख्याओं का, अश्लीलता का, फूहड़पन का, उस हमले के चलते वह दिमाग एक तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है हिंदुओं का, और वह यथार्थ देखने में अब असमर्थ है। उसको वह पहचान नहीं पा रहा है। तो और इसी वजह से आप संसद में यह जो बहस आपने देखी, वो बहुत ही निराश करने वाली बहस थी। क्योंकि अगर आज के भारत में हम संविधान का अर्थ खोजने का प्रयास करें तो वो किस में मिलेगा? संविधान दरअसल जो कुछ बुनियाद डालता है, वह बुनियाद क्या है? भारत एक ऐसा देश है जहां हर व्यक्ति सम्मान के साथ जी सके, यही है ना। बिल्कुल। प्रस्तावना आप पढ़ेंगे तो क्या है? प्रत्येक व्यक्ति सम्मान के साथ जी सके, इसलिए समानता, प्रत्येक प्रकार की आजादी, प्रत्येक प्रकार की समानता,
प्रत्येक प्रकार का न्याय चाहिए, और यह सब कुछ बिना बंधुत्व के मिल नहीं सकता। ठीक बात। तो अगर भारत, अभी सबसे बड़ा संकट भारत का क्या है? वह संकट बंधुत्व का संकट है। बंधुत्व समाप्त हो गया है, न्याय की हमारी समझ समाप्त हो गई है। बिल्कुल। हम न्याय की अब हमारी कोई साझा समझ नहीं है। हिंदू समाज में बहुत ज्यादा लोग ये मानने लगे हैं कि पीट पीट कर अगर लोगों को, मुसलमानों को मारा जा रहा है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर मुसलमान के घर आप जबरदस्ती घुस के उसका फ्रिज देख रहे हैं, तो यह आपका अधिकार है। इसका मतलब आप समझ ही खो बैठे हैं कि लोगों का अधिकार क्या है और अधिकार का उल्लंघन आप कैसे करते हैं। यह विवेक चूंकि समाप्त हो चुका है, और यह अहरनिश सुबह से रात तक खुद भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जो बड़ा मीडिया है, मैं उसको गोदी मीडिया नहीं कहता, मैं दोहराना चाहूंगा, ये गोदी मीडिया नहीं है, क्योंकि यह किसी के कहने से ये नहीं कर रहा है, यह खुद कर रहा है, यह स्वेच्छा से कर रहा है और इसको इसमें मजा आ रहा है। तो चूंकि सामूहिक विवेक नष्ट हो चुका है और कोई सामूहिकता बची नहीं है, भारत की सामूहिकता क्या होगी अजय जी? भारत की सामूहिकता तो ये होगी ना, जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, आदिवासी सब शामिल हों, बिल्कुल वही बिल्कुल। सामूहिक कहा जा सकता है। यह तो नहीं हो सकता कि मुसलमान सामूहिकता अलग हो जाए, हिंदू सामूहिकता अलग हो जाए, सिख सामूहिकता अलग हो जाए। आप विभाजन देख रहे हैं इन सब के बीच में, यानी मुसलमानों का दर्द, मुसलमानों का अपमान समझने में हिंदुओं को वो समझ ही नहीं पा रहे हैं, वो अयोग्य हो चुके हैं इसके। और भारतीय जनता पार्टी इसी का फायदा उठा रही है, इस सामूहिकता के विनाश का और इस सामूहिक विवेक के पूरी तरह नष्ट हो जाने का। अब थोड़ा सा आपने जो बहुत महत्वपूर्ण बात कहा, बंधुत्व, न्याय, समानता, तो अब ये सारी चीजें इस समय खत्म दिख रही। हम संविधान पर बात कर रहे हैं, तो एक कल्पना के तौर पर अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि यही लोग जो खुलेआम झूठ बोल रहे हैं पहले संविधान संशोधन के बारे में, अगर इन्हीं लोगों को, जो संभवतः जो समय की यात्रा होती है उसके मुताबिक ऐसे लोग को तो संविधान बनाने का मौका नहीं मिलता, मगर फिर भी अगर इन्हें संविधान बनाने का मौका मिलता और इन्हें शुरुआती दौर में देश चलाने का मौका मिलता, तो आज हमारी स्थिति क्या हुई होती? अगर आप थोड़ा इस पर रोशनी डालें तो। देखिए, चूंकि पिछले 70 वर्षों में नहीं, 60 वर्ष में आप कह लीजिए, जो प्रभुत्वशाली विचार रहा, वह विचार कितना भी उस पर हमला हुआ, वह विचार जनतंत्र का था, वह विचार समानता का था, वह विचार धर्मनिरपेक्षता का था। उस दबाव के कारण जो स्वीकृत सामाजिक और राजनीतिक भाषा थी, वह भाषा इनसे बनी थी, है ना, समानता से, न्याय से, धर्मनिरपेक्षता से। तो उस दबाव के कारण भारतीय जनता पार्टी को भी वो भाषा अपनानी पड़ी। आप याद कीजिए कि जब जनता पार्टी टूटी और जनसंघ उसमें से निकला और उसने भारतीय जनता पार्टी का नया अवतार लिया, तो उस समय अपनी विचारधारा क्या बतलाई? गांधीवादी समाजवाद। बिल्कुल। अब आरएसएस के किसी भी आदमी के गले से गांधी का उतरना बहुत ही मुश्किल है, समाजवाद तो एकदम ही मुश्किल है। एकदम मुश्किल। आज तो जहां इनको मौका मिल रहा है, मुझे पता चला कि दिल्ली विश्वविद्यालय के कानून विभाग के सामने एक पट्टी लगाई गई संविधान की प्रस्तावना की, उसमें समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता दोनों शब्द हटा दिए गए। तो ये दोनों शब्द ही इनके गले में हड्डी की तरह अटक जाएंगे, ये तो बहुत ही साफ है। लेकिन चूंकि वह दबाव था, तो 1980 में भारतीय जनता पार्टी को अपनी विचारधारा बतलाना पड़ा, गांधीवादी समाजवाद। ठीक। अब आक्रामक रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा प्रभुत्वशाली है, इसलिए ये कह पा रहे हैं कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता दोनों गैर जरूरी शब्द हैं। अब अगर आप देख लें 1947, 46-47 को लौट जाएं, तो आप यह देखेंगे कि उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अत्यंत ही उग्र था, अत्यंत ही उग्र। आप उसके जो अखबार, उसकी पत्रिकाएं निकल रही थी, आप उस कार्टून को याद कीजिए जिसमें गांधी पर कौन तीर चला रहा है, और गांधी के 10 सिर हैं, है ना, गांधी रावण है और कोई तीर चला रहा है, उन पर कौन तीर चला रहा है हम सारे लोग जानते हैं। बिल्कुल। तो वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उस वक्त काफी उग्र दौर में था, और उसकी यह कल्पना थी
कि जो विभाजन के चलते अराजकता पैदा होगी, उस अराजकता में कुछ हत्याओं के जरिए और बाकी चीज करके वे कब्जा कर लेंगे सत्ता पर। यह उनकी थी। हम्म। दूसरा उनकी कल्पना यह थी कि जिस बात को धीरेन्द्र झा ने अपनी किताब में बहुत विस्तार से हम्म। बतलाया है कि विभाजन में लाभ उठाकर, उसकी हिंसा का लाभ उठाकर वो मुसलमानों से भारत को पूरी तरह खाली करवा देंगे, हम्म। है ना। और दिल्ली में उनकी योजना यही थी। उसमें जो रोड़ा बन रहा था वो गांधी बन रहा था। हम्म। इसलिए गांधी को हटाना बहुत जरूरी था, क्योंकि उनको लगा कि अगर गांधी जब तक रहेगा तब तक ये योजना पूरी नहीं होगी। ठीक। तो आप 46-47 के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वक्तव्यों को देख लीजिए, हम्म। उनके उनकी उनकी जो भी गतिविधियां थी उनको देख लीजिए, और तब आप अपने काल्पनिक प्रश्न का उत्तर देखिए कि यदि उनके हाथ में सत्ता आ जाती और यदि उनके हाथ में संविधान का दर्जा मिल जाता, तो उस वक्त तो उन्होंने कहा था कि मनुस्मृति को लाना चाहिए। उन्होंने भारतीय संविधान की आलोचना की थी। तो हम बिल्कुल। अभी की दृष्टि से ना देखें, उसी समय, क्योंकि उस समय तो ना तो अटल बिहारी वाजपेयी होते संविधान सभा में, हम्म। ना नरेंद्र मोदी होते, ना अमित शाह होते। उस वक्त तो गोलवलकर होते, बिल्कुल। हेडगेवार होते, सावरकर होते, मुन इस तरह के तमाम लोग होते। तो हम्म। ये लोग जब संविधान सभा में बैठते तो वे क्या करते? क्या इस बात की कल्पना सही करना बात। कठिन है? वे वही हम्म। करते जो उन्होंने उस वक्त लिखा था। हम्म। और हमारे सामने तब भारत कौन सा बनता? वो हम्म। बहुत साफ है। बिल्कुल। तो प्रश्न का उत्तर बहुत स्पष्ट है कि हम्म। वे क्या करते, या उस समय के उनके वक्तव्यों से स्पष्ट है। वे हम्म। मनुस्मृति को भारत का संविधान बनाते, बिल्कुल। वे भगवा झंडा को भारत का झंडा बनाते। यह सब कुछ उन्होंने लिखा हुआ है। हम्म। यह तो चूंकि उसके एक बहुत बड़ी गलती उनसे हो गई कि गांधी की हत्या हो गई, करवा दी गई उसके चलते। और समाज का मनोविज्ञान बहुत जटिल तरीके से काम करता है। उसने काफी पीछे ढकेल दिया आरएसएस के परियोजना को। हम्म। और अगर भारत में जनतंत्र नहीं होता तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं होता। यदि नेहरू और पटेल और बाकी तमाम लोग हम्म। ये तय कर लेते कि भारत में कांग्रेस का ही राज रहेगा, है ना, क्योंकि बिल्कुल। कांग्रेस को जो भी कैबिनेट बनी थी, और तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को नेस्तनाबूद कर दिया जा सकता था हम्म। उस वक्त कम से कम। लेकिन चूंकि जनतंत्र था, इन सारे लोगों का जनतंत्र में विश्वास था, इसलिए आरएसएस भी बचा रहा। उसके नेता जेल जाकर निकल भी आए, उनको अपना दुष्प्रचार करने की आजादी भी मिली, हम्म। जिसके दबाव के कारण बाद में पहला संशोधन करना भी पड़ा, है ना, क्योंकि भारत काफी बहुत बड़ी हिंसा से गुजर रहा था। तो आरएसएस की पूरी परिकल्पना थी पेशवाई की, राजे रजवाड़ों के राज, जो अभी भी दिख रहा है। हाँ हाँ। सेंगोल जो ये लाए हैं, तो वो बिल्कुल क्या है? बिल्कुल। सेंगोल, सेंगोल तो राजसत्ता का प्रतीक है ना। सही बात। तो जनतंत्र में उसकी क्या जगह है भाई? अगर हम्म। सत्ता का हस्तांतरण होता है तो वह होता है जनता के मत के द्वारा। उसका प्रतीक सेंगोल कैसे हो सकता है? क्या आज भारत में एक प्रधानमंत्री दूसरे प्रधानमंत्री को सेंगोल देगा जब वो अपनी गद्दी छोड़ रहा होगा, कुर्सी छोड़ रहा होगा? तो इन्होंने आज भी यह दिखलाया है प्रतीकात्मक तरीके से कि हम्म। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दरअसल पेशवाई चाहता था। और मैं फिर याद दिलाऊं कि गांधी की हत्या में राजे रजवाड़ों का भी हाथ था उस साजिश में। बिल्कुल। तो वह हथियार कहाँ से आया था? वह एक रजवाड़े से ही आया था ना। हम्म। उसके पहले जो हमारे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, दो नौजवान पत्रकारों ने जो एक शोधपूर्ण किताब लिखी है, तो उन्होंने दिखलाया कि किस प्रकार सावरकर, आरएसएस, राजे रजवाड़ों के बीच गठजोड़ था और वे हम्म। गांधी को रास्ते से हटाना चाह रहे थे, और नाथूराम गोडसे को यह काम दिया गया। तो बात बहुत स्पष्ट है कि अगर ये सत्ता में आते तो भारत में एक प्रकार की राजशाही होती, हम्म। है ना। वह हिंदू राष्ट्र होता है, लेकिन वह संघ का हिंदू राष्ट्र होता, आरएसएस का हिंदू राष्ट्र होता, वह मनुस्मृति पर बना हुआ हिंदू राष्ट्र होता। बिल्कुल। तो बहुत स्पष्ट है, उसमें अंबेडकर की जगह जेल के अलावा और कहीं नहीं थी। अब एक और बात बताइए सर कि ये जो हम देख रहे हैं कि जो आपने अभी पूरी बात कही कि एक तो विचार है उनका
और एक उनका वचन है, और एक उनका कर्म है। विचार और वचन और कर्म तीनों में एकदम जमीन आसमान का अंतर है, एकदम इतनी बड़ी खाई है। मैं फिर से ये दोहराना चाहूंगा, जब हमारे सामने ये दिख रहा है कि कुछ लोग इतनी बड़ी डकैती कर रहे हैं, लेकिन उनकी डकैती जारी है, वो प्रभुत्व के साथ, पूरे डोमिनेंस के साथ आगे बढ़ रही है, तो यहां पर जो हम कहते हैं कि भाई लोकतंत्र में अगर पक्ष नहीं तो विपक्ष, तो विपक्ष की जो भूमिका है उसको अगर आप देखें तो किस तरीके से देखेंगे इस समय? जो उनकी भी भाषण को अगर आप तौलें तो कैसे कहेंगे? और उनके पूरे काम को भी अगर आप देखें तो देखिए, क्योंकि यहाँ पे पूरा खाई दिखाई दे रहा है, उसके बाद भी उनका डोमिनेंस दिखाई दे रहा है। नहीं, उसका कारण यह है कि एक जो भारी शोर पैदा किया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, आरएसएस के द्वारा, उस शोर से हम आतंकित हो गए। हमें ऐसा लगता है कि अगर हम भी जोर जोर से नहीं चीखेंगे तो हमारी आवाज नहीं सुनाई पड़ रही। तो हम जिस भाषा का और जिस शैली का अनुसरण कर रहे हैं, वह भाषा और शैली भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है। सबसे बड़ा नुकसान तो हमारा यह हुआ है। उसको आप सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं, बाकी जगह भी देख सकते हैं, और आप विपक्षी दलों के नेताओं के भाषणों में भी देख सकते हैं। तो अब हम बिना छींटाकशी के, बिना दूसरे पर व्यंग्य किए, हम्म। बिना दूसरे पर आक्रमण किए, बिना दूसरे को सबक सिखाने की बात किए, हम अपनी बात नहीं कह पाते हैं। यह बहुत बड़ा नुकसान हमारे सामाजिक भाषा व्यवहार को हुआ है, और इसको समझने की आवश्यकता है। जब तक आप उसी शैली का अनुसरण करते रहेंगे प्रायः, तब तक भारतीय जनता पार्टी का प्रभुत्व बना रहेगा। हमें एक वैकल्पिक भाषा और एक वैकल्पिक शैली प्रदान करनी होगी। दूसरे की, हमें स्वयं पूरी ईमानदारी से पेश आना होगा। पूरी, उसमें किसी भी तरह की चतुराई, किसी भी तरह की रणनीति की आवश्यकता नहीं है। चतुराई रणनीति भारतीय जनता पार्टी का इलाका है, रहने दीजिए। आप तो ईमानदारी से बोलिए ना कि भारत में इस वक्त सबसे बड़ा तथ्य है भारत के मुसलमानों और ईसाइयों पर हमला। यह पहली बात है। इस पहली बात को आप ईमानदारी से इसी तरह बोलिए। हम्म। तो वह तो हम नहीं बोलते हैं। संसद की बहस को आप देख लें, मैं जो उसके बड़े नेता थे उनके भाषणों को भी देख रहा था, तो मैंने देखा कि मुसलमानों पर जो अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है, उसकी बात करने के लिए मुसलमान सांसदों को छोड़ दिया गया कि मुसलमान सांसद उसकी बात करेंगे। तो इकरा हसन ने बात की, हम्म। और दो तीन मुसलमान सांसदों ने बात की। लेकिन विपक्षी दल के नेताओं ने इशारों इशारों में बात की, संकेतों में बात की, संभल का नाम लिया, किसी एक मुसलमान का नाम ले लिया, लेकिन यह नहीं कहा कि इस वक्त का सबसे बड़ा तथ्य है मुसलमानों को उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। तो मैं दो बात कह रहा हूं। एक, हम पूरी ईमानदारी का परिचय दें। हम्म। हम ईमानदारी से बात करें, अतीत के बारे में भी, वर्तमान के बारे में भी, और सबसे ज्यादा वर्तमान के बारे में। वह ईमान, जैसे ही आपने रणनीति का इस्तेमाल शुरू किया, तो हम्म। इसका मतलब आप अगर रणनीति का इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरा भी रणनीति का इस्तेमाल करेगा, है ना? आप जब झूठ को झूठ नहीं बोल पा रहे हैं, अन्याय को अन्याय नहीं कह पा रहे हैं, अन्याय की ठीक ठीक पहचान नहीं कर पा रहे हैं, हम्म। उसके लिए आपके पास शब्द नहीं है, आप संकोच में पड़ जाते हैं। और मैं यह कह सकता हूं कि यह जो विपक्ष हिंदुओं से डर गया है, उसको उस डर पर जीत हासिल करने की जरूरत है। हिंदुओं के बारे में इतनी बुरी राय क्यों हो गई सबकी? हम्म। सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर हम यह बात बोलेंगे तो हिंदू नाराज हो जाएगा, अगर हम मुसलमानों पर जुल्म के खिलाफ बोलेंगे तो हिंदू नाराज हो जाएगा। तो हिंदू क्या इतना गया गुजरा है कि वो ये नहीं समझता है कि क्या हो रहा है? क्या हिंदू ये नहीं देख रहा है कि संभल में जो तथाकथित अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान चल रहा है, और उसमें आप मुसलमानों के घरों की सीढ़ियां तोड़ दे रहे हैं ताकि वे नाला पार ना कर सकें, तो क्या हिंदुओं को यह पता नहीं है कि यह गलत हो रहा है? क्या हम ये कह नहीं सकते हैं? तो हिंदुओं के बारे में इतनी बुरी राय अगर विपक्ष के लोगों की भी हो जाएगी कि हिंदू न्याय की बात समझ नहीं सकता, हिंदू बंधुत्व की बात नहीं समझ सकता, हिंदू समानता की बात नहीं समझ सकता,
तब तो फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे, है ना? तो गांधी का नाम लेने से थोड़ी चलता है। आप देखिए ना, जो हिंसा का सबसे बुरा दौर था, हिंसा के उस बुरे दौर में भी गांधी ने क्या इधर उधर घुमा के कोई बात कही थी क्या? कभी भी? उन्होंने तो बिल्कुल साफ साफ बात कही ना। हम्म। उन्होंने तो दिल्ली में कहा ना कि सिखों और हिंदुओं को इसका अधिकार नहीं है कि वे खाली मुसलमान घरों में घुस जाएं। उन्होंने तो बहुत साफ कहा, कोई बिल्कुल। लाग लपेट नहीं। तो जब तक विपक्ष में यह साहस नहीं होगा, तब तक हम एक जनतांत्रिक भाषा को वापस हासिल नहीं कर पाएंगे। आपने एक महत्वपूर्ण बात कही कि रणनीति। रणनीति का मतलब यही है कि सब लोग देखते हैं कि चुनाव में क्या होगा, फायदा और क्या नुकसान, इसी हिसाब से चलने की बात है। तो जहां पर रणनीति आ गई, वहां तो आप पूरी तरीके से जो संविधान के मुताबिक काम करना चाहिए, वह पूरी तरीके से पीछे चला गया। बिल्कुल। इतना बड़ा मुद्दा अयोध्या का है, जो अयोध्या के पर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, वो पूरी तरीके से न्याय की बुनियाद पर गलत है, वह पूरी तरीके से संविधान की बुनियाद पर गलत है। और उस अयोध्या के मुद्दे पर तकरीबन 30 साल 40 साल तक की सांप्रदायिकता की परियोजना चली। अमित शाह ने सब कुछ गिनवा दिया कि संविधान में संशोधन ये हुआ ये हुआ, लेकिन विपक्ष की तरफ से इतनी बड़ी बात, जो मतलब पूरी तरीके से संविधान को धत्ता बता करके जो डिसीजन आया, इस तरह की जब बड़ी बातों को नहीं छुआ जाएगा, उस पर हम बातचीत नहीं करेंगे, तब तो यही मतलब हुआ ना कि हमारा जो वचन है, जो कर्म है, हमारे विचार के साथ नहीं है, हमारे संविधान के साथ नहीं है। अब वही चीज हो गई जो आप रणनीति की बात कर रहे हैं और चुनाव के हिसाब से देखने की बात कर रहे हैं, और उसके बाद वही बात कि जो झूठ बोल रहे हैं आत्मविश्वास के साथ झूठ बोलेंगे। ये एक बहुत बड़ा फासला दिख रहा है कि नहीं, बड़े बड़े मुद्दे छोड़ दिए जा रहे हैं। नहीं, और वह इसलिए छोड़ा जा रहा है या छूट रहा है कि हम एक उत्तेजना में जी रहे हैं। जैसे संविधान पे बहस थी, तो यह तो तय था ना कि संविधान पे बहस होगी। हम्म। तो विपक्ष के नेता और कांग्रेस की जिम्मेवारी सबसे ज्यादा थी, क्योंकि एक तरह से इस संविधान के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो कांग्रेस बिल्कुल। है ना? तो और ये कहा जाना चाहिए कि वो नेहरू हों, डॉक्टर अंबेडकर हों, बाकी लोग हों, उन 2 वर्षों से ज्यादा के समय में, और वह कितनी ज्यादा हिंसा का समय था, किसी का भी दिमाग स्थिर रहे यह बहुत ही कठिन था। उस समय उन सारे लोगों ने अपना दिमाग स्थिर रखकर भारत कैसा बनेगा इसके बारे में विचार किया। तो यह उसी गंभीरता के साथ 75 वर्ष पूरे होने पर संविधान के उस यात्रा की बात की जानी चाहिए थी कि इरादे क्या थे, बहस क्या थी, और वह यात्रा हमने कैसे की, उसमें चुनौतियां क्या क्या आईं, उन चुनौतियों का सामना कैसे किया गया, और उसमें हमने ठोकर भी खाई, गिरे भी, हमसे गलतियां भी हुई। इस और यह बात शांतिपूर्ण ढंग से, ईमानदारी से की जानी चाहिए थी, है ना? कहाँ कहाँ परेशानी या हुआ ये कि मुझे ऐसा लगा कि उस बहस में जो अभी का क्षण है वो पूरी तरह से हावी था। हम्म। तो और दूसरी जो एक एक स्कूल की डिबेटिंग सोसाइटी की आदत हो गई है कि मैं बाजी मार ले जाऊं, पॉइंट स्कोर कर लूं। हम्म। तो वह पूरा रवैया हो गया आप सबका कि उसने उसको मात दे दी, बाजी मार ली, है ना? यह हस्ताक्षर एक तरह से। हमारी पूरी भाषा हो गई है। तो यह तो नहीं था ना। जब आप संसद में बात कर रहे हैं तो जनता उसको सुन रही है, आप जनता से बात कर रहे हैं, आप एक दूसरे को से तुर्की बतुर्की बात नहीं कर रहे हैं। यह मुझे इस बात का अफसोस है कि विपक्ष ने इस जिम्मेदारी को नहीं समझा, और विपक्ष ने उस भारतीय जनता पार्टी से मैं अपेक्षा ही नहीं करता हाँ। कि वो करे, लेकिन मैं विपक्ष से अपेक्षा करता हूं। उसने इस जिम्मेदारी को नहीं समझा, इसलिए इस गंभीर अवसर को एक तरह से उसने गंवा दिया। जैसे संविधान को समझना हो तो कौन सी किताबें हम पढ़ लें? संविधान के संशोधन भी उससे मिले, अंबेडकर नेहरू को समझना हो, उस समय के संघर्ष को, समकालीन संघर्ष को, तो थोड़ा आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए। जो पढ़ी जानी चाहिए, एक किताब जो गौतम भाटिया की है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशन, यह किताब,
और दूसरी किताब जो माधव खोसला की है, अ, संविधान पर, मोस्ट सरप्राइजिंग डेमोक्रेसी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। किताब पूछने का मकसद यही था, क्योंकि आज के इंटरनेट की दुनिया में फेक न्यूज इतना चलता है, तो बुनियादी चीज जहां से मिले तो वो किताब से ही मिल सकती है, अच्छी किताब हाँ, से। अब मैंने इनका जिक्र इसलिए किया कि भारत के संविधान पे ढेर सारी किताबें लिखी गई हैं, क्योंकि हाँ, वह एक तरह से बहुत ही आश्चर्यजनक दस्तावेज था दुनिया भर के अध्येताओं के लिए। तो इस पर बिल्कुल। बाहर के लोगों ने भी काफी लिखा है। लेकिन ये दो नौजवानों की किताब है। तो ठीक। आज की पीढ़ी कैसे देख रही है? तो गौतम बिल्कुल। भाटिया एक युवा हाँ हाँ। विधिवेत्ता हैं, और माधव खोसला भी एक युवा अध्येता हैं। तो इन दो युवाओं की किताब पढ़नी चाहिए, ये मैं कह रहा हूँ। बहुत 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 शुक्रिया सर। हमारा मकसद यही होता है कि हमें किसी भी अगर बेकार सी बहस है तो उसको सार्थक चर्चा की तरफ मोड़े। तो जो संसद में हुई है निरर्थक बहस, उसको सार्थक तरीके से हमने मोड़ा है और ये समझने की कोशिश की है किस तरीके से विचार, कर्म और वचन की दुनिया में कितना बड़ा गैप है।